जय हिंद दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ पर। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CDS 1 2023 में आए हुए हमारे हिस्ट्री सेक्शन को। मैं जब साइंस सेक्शन डील कर रहा था तो काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को कवर किया जाए, और मैंने देखा कि हिस्ट्री की डिमांड करने वाले कमेंट्स कुछ ज़्यादा ही थे। तो ये दिमाग में आया कि क्यों ना हिस्ट्री को सबसे पहले लिया जाए। कहीं ना कहीं हिस्ट्री का एक जो फियर है वो आप बच्चों में कुछ ज़्यादा हो गया है CDS 1 2023 के बाद। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार यूपीएससी ने CDS में हिस्ट्री का लेवल कितना ही डिफ़िकल्ट बनाया हो, बट उसने अपने स्टैंडर्ड रिसोर्सेज का साथ नहीं छोड़ा है। और मैं वही आप सभी को हमेशा कहता हूं कि आप लोगों को भी अपने स्टैंडर्ड रिसोर्सेज का साथ नहीं छोड़ना है। आप इस एनालिसिस को देखकर यार शॉक्ड रह जाएंगे कि किस तरीके से उन स्टैंडर्ड रिसोर्सेज से आपके क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं गलती यूपीएससी की नहीं, एज अ स्टूडेंट हमारी है, जो हम उन रिसोर्सेज को ना पढ़ते हुए मार्केट में फ्लडेड नए टाइप के नोट्स को, अलग अलग डिज़ाइन नोट्स को पढ़ते हैं। इसीलिए हमेशा मेरा बस यही कहना है कि अपने ऑथेंटिक सोर्स पर टिके रहें और उन्हें मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। तो चलिए मैं आपके सामने शो करता हूं हिस्ट्री का एक ऑप्शन कि आप लोगों को हिस्ट्री को कैसे कवर करना है, ताकि आप CDS 2 2023 या फिर CAPF के स्टूडेंट अगर ये बात सुन रहे हैं तो वो अपने पेपर में आने वाले हिस्ट्री पोर्शन को अच्छे से अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी व्यूअर्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं बट अभी तक आप सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यार देखिए, हम लोग एक बहुत ही बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कंटेंट को प्रिपेयर करने में बहुत मेहनत लगती है। मैं चाहता तो ये कंटेंट आपको पहले ही दिन एग्जाम के प्रोवाइड करा सकता था, बट बात फिर वही है कि क्वालिटी उसकी डिप्राइव हो जाती। हो सकता है कि वो क्वेश्चन जिस तरीके से मैं आज कवर कर रहा हूँ अपने डिटेल एनालिसिस के साथ, वो उस समय नहीं कवर कर पाता। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करके एक सब्सक्राइब का बटन दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के अपने हिस्ट्री के पहले क्वेश्चन पर टूट पड़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपका इतना अमेजिंग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपकी हर आंसर की में, हर वीडियो लेक्चर में आप किसी से भी डिस्कस करेंगे, हर एक पर्सन ने इसे गलत बताया है। खैर, मैं किसी भी पर्सन को इसके लिए गलत नहीं ठहराऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ डिज़ाइन ही इस तरीके से किया है। और यहाँ पर यूपीएससी देखिए ये खेल हमेशा खेलता है, तो यहाँ पर किसी भी इंस्टीट्यूशन या पर्टिकुलर पर्सन की मिस्टेक नहीं है, बट यूपीएससी कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को डिज़ाइन करती है कि वो सबको कंफ्यूज कर सकता है। बट हमने फिर भी कोशिश की है कि हम इसका एकदम एक्यूरेट आंसर विद प्रूफ आपके साथ शो कर सकें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, Who among the following were referred as theories in ancient India? ठीक है, अब इसका आंसर आप लोग आपकी थीम्स NCERT 1 पेज नंबर 92 पर एक चैप्टर है आपका थिंकर्स बिलीफ एंड बिल्डिंग। वहां पर आप देखेंगे आपको एक पैराग्राफ मेंशन है, फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा। अब यहां पर आपको मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करूंगा और फिर आंसर पर आऊंगा। यहां पर कह रहा है कि सून देयर ग्रू अ बॉडी ऑफ डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा एंड ही फाउंडेड अ संघा। तो बुद्धा के डिसाइपल्स ने फाउंड किया संघा, और संघा क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है मॉन्क्स का, जो बाद में धीरे धीरे धम्मा के टीचर्स बन गए थे। तो पहला तो आपको यहां से देखिए, फ्यूचर में हो सकता है कि संघा पर क्वेश्चन बने, तो इसको भी प्रिपेयर करके रखें। आगे हम लोग देखते हैं। तो संघा में रहने वाले लोग जो जनरली मॉन्क्स थे वो कहीं ना कहीं एल्म्स पर सर्वाइव करते थे, और इसीलिए इन सबको हम लोग कहते हैं भिक्खूज। ठीक है, यहां तक सही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इनिशियली ओनली मेन वर अलाउड इनटू द संघास। इनिशियली यहां पर सिर्फ आदमियों को संघा में अलाउ किया गया था, वुमेन्स को नहीं। बट आनंदा की रिक्वेस्ट पर, वहां आनंदा के कहने पर वुमेन्स को भी यहां पर ऐड किया गया। और हमारी जो पहली भिकुनी थी, हमारी जो पहली मॉन्क बनी थी, वो थी बुद्धास फॉस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, तो यहां तक तो हमने बैकग्राउंड देखा। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसके आंसर पर आते हैं। क्वेश्चन का आंसर शुरू होता है यहां से, मैनी वुमेन हु एंटर्ड द संघा बिकम टीचर्स ऑफ धम्मा। अब
महाप्रजापति गौतमी के बाद भी दूसरी वुमेन्स यहाँ पर एंटर होती हैं संघास में, और वो जब धम्मा को अटेन करती हैं और टीचर बनती हैं धम्मा की, तो उनको कहा जाता है दे बिकम थेरीज। थेरीज मतलब रिस्पेक्टेड वुमेन। यहाँ पर बकायदा आपको दिया हुआ है या तो थेरीज और रिस्पेक्टेड वुमेन हु हैड अटेन्ड लिबरेशन। ये है आपका राइट आंसर, जो आपका ऑप्शन ए रिस्पेक्टेड वुमेन, ना ही आपका बी है। सी और डी में तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, जनरली ए और बी में कंफ्यूजन था, तो एल्डर नन इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा रिस्पेक्टेड वुमेन। आपका एनसीईआरटी थीम्स में मेंशन्ड है। अब देखिए, यहां से मैं एक चीज और आपको समझाना चाहूंगा, ये मैंने आपको पहले भी बोली थी और मैं आपको फिर ये बात रिपीट कर रहा हूं। सीएपीएफ 2018 से इस पोर्शन से क्वेश्चन आया था, वहीं प्रीवियसली एक और क्वेश्चन इस पोर्शन से पूछा गया था। तो मैंने ये बात आपको पहले भी कही थी कि प्रीवियसली जिस भी एरिया से आपकी एनसीईआरटी के जिस भी एरिया से प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको उसके आसपास की कुछ लाइनें या फिर वो पूरा कॉन्सेप्ट उस पैराग्राफ का तैयार रखना है, बकायदा उसको रट लेना है, एक एक लाइन से समझना है कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। और आप देखिए कि वहीं 2-3 लाइन छोड़ के फिर एक क्वेश्चन बन गया है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू मी और आपके भी हिसाब से ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं मानता हूं, पर कहीं ना कहीं ये आपकी एनसीईआरटी से है। और दूसरी चीज आप देखेंगे, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू यहां प्रूफ मिलता है हमें कि यूपीएससी ने पहले ही हमें आगाह कर दिया था कि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ठीक है, डिफिकल्ट है, बट आपको देखो ऐसे क्वेश्चनों को तैयार करके रखना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो ये आपकी एनसीईआरटी से बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो करना है, यहां हमें बस यही सीखने को मिलता है, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगले क्वेश्चंस पर हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैटल इन विच ट्रेवेनकोर किंग डिफीटेड द डच इन 1741। अब इसे देख के आपको लग रहा होगा कि यार कितना टफ क्वेश्चन है। मैं आपको कहता हूं कि ये क्वेश्चन आपके पूरे हिस्ट्री के सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन में काउंट किया जाएगा। हो सकता है कि आप ये बात सुन के मुझे मन मन में गाली देने लगेंगे कि यार इतना इजी क्वेश्चन कहां से लग रहा है भाई, कौन से एंगल से लग रहा है। मैं बताता हूं, ये क्वेश्चन जो आपका सीडीएस 1 2023 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका अभी से 6 महीने पहले कंडक्ट कराए गए सीडीएस 2 2022 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, द डच वर डिफीटेड बाय मार्तंड वर्मा ऑफ ट्रेवेनकोर किंगडम इन द बैटल ऑफ। किस बैटल में डच को डिफीट किया गया था बाय द मार्तंड वर्मा ऑफ ट्रेवेनकोर किंगडम? तो इसका आंसर है कोलाचल बैटल। ठीक है, और वही क्वेश्चन आपका सीडीएस 1 2023 में रिपीट होता है, जहां पूछा है कि नेम द बैटल इन विच ट्रेवेनकोर किंग डिफीटेड डच इन 1741। आंसर इज द बैटल ऑफ कोलाचल। अब बेशक आप ये कहेंगे कि यार ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, बट क्या ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं है? क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होता है? यार देखो, मैं हमेशा अपने गेम चेंजर स्टूडेंट और कोई भी स्टूडेंट को ये जरूर समझाता हूं कि आपको 2 रिसोर्स हमेशा फॉलो करना है। पहला आपका जो बेसिक सोर्स है लाइक एनसीईआरटीज और ऑथेंटिक बुक्स, और दूसरा उतना ही इंपॉर्टेंट दूसरा सोर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इनमें से कोई भी सोर्स को अगर आप छोड़ के चलेंगे तो समझिए कि कहीं ना कहीं आप अपने सिलेक्शन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि बेशक ये कहीं आपकी एनसीईआरटी से नहीं है और देखने में बहुत डिफिकल्ट टिपिकल क्वेश्चन लग रहा है, बट यार आपके 6 महीने पुराने क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन उठाया गया है, और ये एक्सपेक्टेड है अगर आप सिलेक्शन लेने जा रहे हैं कि आपने अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से थॉरोली पढ़ा होगा। और आप नोटिस करेंगे 2015 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहां पर आप नोटिस करेंगे, और एग्जैक्टली पूरा आंसर इस 2015 के क्वेश्चन से नहीं निकलता है, बट मैं वही फिर से कहूंगा कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया है, वो रिपीट नहीं होगा बट उसका कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। यहां तो बहुत अच्छी लक की बात है कि क्वेश्चन का क्वेश्चन रिपीट हो गया, बट हमें उस कॉन्सेप्ट को निकालकर तैयार करना है ताकि उससे रिलेटेड फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका काफी इजी था अगर आपने एनालिसिस आपके पीवाईक्यूज का किया है। चलिए नेक्स्ट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक प्रोग्राम भी चलता है गेम चेंजर नाम से, जहां पर आप जो एनालिसिस देख रहे हैं अपनी हिस्ट्री का या फिर आप अपनी साइंस का जो एनालिसिस देख चुके हैं, इस तरीके से सारे एग्जाम के यूपीएससी जो कंडक्ट कराती है सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस हम टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको वहां प्रोवाइड कराते हैं। क्यों प्रोवाइड कराते हैं, क्या जरूरत है इसकी, ये सब आप अभी प्रीवियसली देख चुके हैं पिछले 2 क्वेश्चनों में, और मैंने साइंस में भी इसका यूज दिखाया है। तो यहां पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराते हैं, टॉपिक वाइज भी, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, और आपका एक तरीके से रिवीजन कराते हैं थ्रू रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड। रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड क्या कहता है, अभी तक आप लोग सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हैं और उसको पढ़ते ही रह जाते हैं, कभी उसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके नहीं देखते हैं। हम पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कराते हैं या फिर आपको टॉपिक बताते हैं और वहां फिर बोलते हैं कि आप इसे पढ़ के आइए, और आपके पास 40 से 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज, और आप उन्हें अटेम्प्ट करते हैं। साथ ही में उनका अचीवर एनालिसिस आपको दिया जाता है, जो आप ये देख रहे हैं कि सोर्स यहां से पूछा, वहां से पूछा, और वो क्यों जानना जरूरी है आप देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फ्यूचर में क्वेश्चन आ रहे हैं वो उसके आसपास से ही पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए हम हमारा यहाँ पर अचीवर एनालिसिस भी देते हैं ताकि आप उसके आसपास का पोर्शन तैयार कर सकें। डेली करंट अफेयर्स अपडेट, डेली करंट अफेयर भी दिए जाते हैं। आप नोटिस करेंगे CDS 1 2023 में मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर हमारे गेम चेंजर प्रोग्राम और ओपन टेलीग्राम में डाली हुई क्विज से पूछे गए थे। उसके साथ साथ आपको मैपिंग, इन्फोग्राफिक्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये सारा कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है सिर्फ 999 रुपीज़ में। अभी तक हम इस गेम चेंजर प्रोग्राम में ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस कंप्लीट कर चुके हैं। 24 अप्रैल से हम लोग यहाँ हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम ना बने और CDS 2 2023 में आपके सिलेक्शन में प्रॉब्लम ना करे, और कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आपको ऐसे एनालिसिस की जरूरत हो, वो भी यूपीएससी के सभी एग्जाम के क्वेश्चंस की, तो आप हमारे गेम चेंजर प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहने वाली है। तो ये रही गेम चेंजर की बात। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक बंदी जीवन। अब बंदी जीवन का ऑथर बताना है। ये क्वेश्चन आपका स्पेक्ट्रम चैप्टर 17 है, इमरजेंस ऑफ स्वराजिस्ट सोशल आइडियाज, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। यहां पर आप देखेंगे आपकी स्पेक्ट्रम बुक में एक पॉइंट है, नॉवेल्स एंड बुक्स सच एज बंदी जीवन, पत्थरदाबी। ये ऐसे नॉवल हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी कुछ ज्यादा हो रही थी और ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे। तो यहां पर आप देखेंगे बंदी जीवन बाय सचिन सान्याल, ये रहा आपका आंसर करेक्ट, सचिन सान्याल। अब देखिए आपको इसका रिसोर्स जानना क्यों जरूरी था। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम देने गए, पेपर को वहां अटेम्प्ट किया, उसके बाद घर पर आकर कभी उसको एनालाइज नहीं किया और उसे उठाकर फेंक दिया। बट आप ध्यान दीजिए, अगर इस बार बंदी जीवन से क्वेश्चन पूछा है जो यहाँ सचिन सान्याल ने लिखी है, तो हो सकता है उसके ही बराबर में पूछा गया एक और पाथेर दाबी, ये पूछ लिया जाए कि ये किसने लिखा है। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन इस पर बन जाए, क्योंकि हमने पीछे देखा प्रीवियसली कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन आसपास से ही बन रहे हैं। तो इसीलिए आपको इसे याद करना, आपके नोट्स में ऐड करना ज़रूरी हो जाता है, और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका एनालिसिस भी तैयार करके रखना ज़रूरी होता है। न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स में भी आपके ये अपेंडाइसिस, आपका जो हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम की बुक है, एंड में वहाँ पर कुछ पेजेस हैं, वो ज़रूरी होता है कि आपको वो तैयार करने हैं, क्योंकि वहाँ से कई क्वेश्चन निकल कर आते हैं। वहाँ पर कई सारे न्यूज़पेपर और जर्नल्स दिए गए हैं, तो ये सभी न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि बंदी जीवन सचिन सान्याल ने लिखी है, यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। तो ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन, जिसे मैं कहूँगा अगर आपने इसे पढ़ा है तो आप ईजीली इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखेंगे आपकी स्पेक्ट्रम से पूछा गया है, चैप्टर नंबर 20। यहाँ पर क्या कह रहा है, in the election held in 1937 in which two provinces was the Indian National Congress not able to emerge as single largest party। ठीक है, 1937 में इलेक्शन होता है, वहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस कई सारे स्टेट्स में पार्टी बनाती है, बट ऐसे 2 प्रोविंसेस हैं जहां पर वो लार्जेस्ट पार्टी बनकर इमर्ज नहीं कर पाती। ठीक है, आपकी स्पेक्ट्रम की बुक यहाँ पर आप देखेंगे कांग्रेस की परफॉर्मेंस 1937 के इलेक्शन के बाद क्या होती है बात। यहाँ पर द कांग्रेस वॉन 716 आउट ऑफ इतने सीट्स, ओके, और 11 प्रोविंसेस में से इट गॉट मेजोरिटी इन ऑल प्रोविंसेस, सभी प्रोविंसेस में मेजोरिटी पा लेती है, सिवाय एक्सेप्ट
इन बंगाल, आसाम, पंजाब, सिंध, NWFP। तो यहाँ पर कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिलती है, पर कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ करके कांग्रेस इमर्ज हो जाती है एज अ लार्जेस्ट पार्टी बंगाल, असम एंड NWFP। तो जैसे तैसे करके इन 3 प्रोविंसेस में फिर भी जो कांग्रेस है वो लार्जेस्ट पार्टी बना लेती है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि बंगाल में, आसाम में, NWFP में तो लार्जेस्ट पार्टी बन गई है। तो आप यहां नोटिस कर रहे हैं कि बी ऑप्शन में आसाम है, सी ऑप्शन में आसाम है, डी ऑप्शन में आसाम है। तो ये तीनों आपके रॉन्ग हो जाते हैं। आपके पंजाब और सिंध, यहां पर आप नोटिस करेंगे सिर्फ पंजाब और सिंध ऐसे प्रोविंस हैं जहां पर कांग्रेस अपनी लार्जेस्ट पार्टी नहीं बना पाती है। तो ये भी आपके डायरेक्ट स्पेक्ट्रम बुक से पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपने बुक को बहुत ही अच्छे से, डिटेल से, बारीकी से पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन भी आपका करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आफ्टर फॉर्मिंग द इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस, पहला स्टेटमेंट है रिक्रूटेड अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर फ्रॉम इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर इन जापानीज कैंप, और दूसरा है कि इंट्रोड्यूस्ड अ वुमेन्स डिटैचमेंट नेम्ड आफ्टर रानी ऑफ झांसी। अब देखिए, स्पेक्ट्रम बुक से पूछा गया ये क्वेश्चन आप यहां नोटिस करेंगे। मैंने स्पेक्ट्रम बुक के पेज नहीं मेंशन किए क्योंकि कुछ स्पेक्ट्रम की बुक्स नई होती हैं, कुछ पुरानी होती है, तो वहां पर पेज जो है आगे पीछे रहते हैं। तो आपको बस यहाँ चैप्टर 23 मैंने मेंशन किया है, आप वहां पर सर्च करेंगे ओरिजिन एंड फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। अब देखिए यहाँ पर ना एक छोटा सा आपको कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। वो क्या है कि द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग एन आर्मी आउट ऑफ द इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर POW वॉज ओरिजिनली दैट ऑफ मोहन सिंह। कि यार ये जो आइडिया था कि प्रिजनर ऑफ वॉर से हम लोग एक आर्मी क्रिएट कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं मोहन सिंह जी का आइडिया था। बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या रही, थोड़ी सी डिटेल है, ये आप पढ़ लेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा हिस्ट्री का, थोड़ा सा यहाँ पर सब्र बनाए रखिएगा क्योंकि चीज़ें बहुत नई चीज़ें और इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, मोहन सिंह जी के साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि बट सून सीरियस डिफरेंसेस इमर्ज्ड बिटवीन द इंडियन आर्मी लेड बाय मोहन सिंह एंड जापानीज ओवर द रोल टू प्लेड बाय INA। अब जापानीज ने उनको अलाउ तो कर दिया कि आप प्रिजनर ऑफ वॉर से अपनी आर्मी क्रिएट कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं एक कैपिंग कर दी कि यार आप लोग सिर्फ 2000 से ज्यादा बड़ी आर्मी नहीं रख सकते, एक टोकन फोर्स बनाकर इसे रखेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जापान फोर्सेस को भी ये डर था कि इंडिया ने अगर बहुत बड़ी फोर्स बना ली तो उनके लिए भी कल खतरा बन सकती है। तो कहीं ना कहीं मोहन सिंह जी को अपनी आर्मी को 2000 तक के नंबर पर लिमिट करने के लिए फोर्स किया गया। और यहां पर कहा है कि एक्चुअली द जापान वांटेड अ टोकन फोर्स 2000 ओनली while मोहन सिंह wanted to raise a much larger army, और इस वजह से मोहन सिंह was taken into custody by Japanese। तो यहाँ पर जो है मोहन सिंह का जो फेस है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस, और ये सुभाष चंद्र बोस के थ्रू रिक्रूटमेंट होते हैं लार्ज नंबर पे सोल्जर्स के इन द इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर। तो हो सकता है कि काफ़ी स्टूडेंट को ये पहला स्टेटमेंट गलत लग रहा हो, बट एक्चुअली यूपीएससी का खेल यही है, वो अपने स्टेटमेंट को थोड़ा सा ना लैंग्वेज में ट्रिक करके आपको परेशान करती है। और आप देखेंगे इसका आंसर कहीं ना कहीं 1 भी ठीक होगा। और सेकंड स्टेटमेंट, वैसे तो ये काफ़ी इजी स्टेटमेंट है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर सोर्स दिखाता हूँ। यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि अ वुमेन्स रेजिमेंट कॉल्ड रानी झांसी रेजिमेंट वाज आल्सो फॉर्म। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों सही हो जाते हैं और आपका आंसर होता है यहाँ पर सी, बोथ 1 and 2। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ये भी आपकी स्पेक्ट्रम बुक से है। अब यहाँ पर भी आपको इस बुक को पढ़ा होना चाहिए था, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए थे कि क्या स्टोरी है मोहन सिंह जी की, सुभाष चंद्र बोस का क्या रोल था INA में। तो ये सारी चीज़ें थी जो अगर आपका क्लियर होता तो आप इसे क्लियर कर चुके होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थीम 2 पेज 143 से आपका क्वेश्चन पूछा गया भक्ति सूफी ट्रेडिशन। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि मानिए भक्ति सूफी ट्रेडिशन से अगर हिस्ट्री के किसी पेपर में क्वेश्चन ना आए तो समझिए कि कुछ पूछा ही नहीं है हिस्ट्री में, मतलब ये तो हमेशा पूछना ही है। तो इसीलिए ये भी एक इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन है। और आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि मैंने इसे पहले से हाईलाइट कर रखा था क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूछा जा चुका है। और आप नोटिस करेंगे सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर मैंने हाईलाइट कर रखा है जो आपके एग्जाम में पूछे गए। तो आप देखेंगे सगुना विद एट्रीब्यूट्स, यहाँ पर आप देखेंगे सगुना विद एट्रीब्यूट्स, निर्गुना विदाउट एट्रीब्यूट्स,
तो निर्गुणा भक्ति ट्रेडिशन का ऐसा टाइप है जहां पर बिना एट्रीब्यूट के बिलीव किया जाता है गॉड में। एंड फिर आपका अलवर्स यहाँ पर कहा है कि लिटरली दोज हु आर इमर्स्ड इन द डिवोशन ऑफ विष्णु, बट यहाँ कहा है शक्ति, तो शक्ति ये आंसर नहीं है। आंसर इसका आपका सी होगा क्योंकि यहाँ पर आपसे नॉट पूछा हुआ है। ठीक है, ए स्टेटमेंट सही है आपका, बी स्टेटमेंट सही है। डी नारायणास, यहाँ पे बिलीव्ड इन द डिवोशन ऑफ शिवा, तो यहाँ पर शिवा ही मेंशन है, तो आपका डी भी सही है। बट जो सी स्टेटमेंट है ये आपका गलत है, तो इसी वजह से आपका जो नॉट करेक्ट पूछा है ये सी स्टेटमेंट आपका हो जाता है। अब मैंने यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि अलग से भी इसे एक बॉक्स में बना रखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इस पर भी प्रीवियसली क्वेश्चंस कई ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, आपकी थीम बुक से पूछा गया क्वेश्चन डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह भी आपकी थीम 2 से ही पूछा गया है और विजयनगर चैप्टर से। ये भी एक और ऐसा चैप्टर है कि हमेशा आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वो CAPF और CDS हो। यार ये कुछ ऐसा ना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिन्हें आप कभी मिस कर ही नहीं सकते। अगर आपने इन्हें नहीं पढ़ा तो समझिए आपने हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि विच 2 रिवर्स फ्लो इन द रीजन बिटवीन गुलबर्गा एंड विजयनगरा हम्पी। ठीक है, तो कौन सी 2 रिवर हैं जो इन 2 एरिया से रीजन से फ्लो करती हैं। अब कहीं ना कहीं मैं आपको बताता हूँ कि आपको परेशान किया होगा ये गुलबर्गा वर्ड, बट मेरा ये कहना है कि यार मान लीजिए मुझे नहीं पता कि ये गुलबर्गा क्या है, पर क्या मैं ये नहीं जानता कि विजयनगर रीजन से कौन सी रिवर फ्लो करती है। अगर आपने विजयनगर एम्पायर के बारे में थोड़ा सा भी कुछ पढ़ा होगा तो आपने कहीं ना कहीं तुंगभद्रा वर्ड को उसके साथ एसोसिएटेड देखा होगा। और तुंगभद्रा रिवर एक ऐसी रिवर है जो विजयनगर रीजन से फ्लो करती है और वहाँ के एम्पायर के लिए सबसे मेजर रिवर थी तुंगभद्रा। ठीक है, जो कि कृष्णा की ट्रिब्यूटरी भी है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है डी हो जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपके चैप्टर के पहले ही पैराग्राफ में ये मेंशन था कि जो विजयनगर एम्पायर है वो आपका कृष्णा तुंगभद्रा द्वापर पर क्रिएटेड है। और अगर आप इसको आगे मैप में भी देखते हैं तो यहाँ पर दोनों लोकेशन मेंशन है, गुलबर्गा और विजयनगर, और इनके बीच में आपकी कृष्णा तुंगभद्रा। खैर इमेजेस पर इतना कोई ज़्यादा फोकस हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, वो मैं समझ सकता हूँ कि इमेज पर कौन ही फोकस करता होगा, बट मैंने आपको बता दिया कि आगे से थोड़ा सा इमेजेस पर फोकस करते हुए चलें। और इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए थी कि विजयनगर कौन सी रिवर पर लोकेटेड था। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन जिसे मैं कहूँगा आपकी डायरेक्ट NCERT थीम 2 पेज 170 पर आप देख सकते हैं विजयनगर एम्पायर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर suggested the dissolution of Indian National Congress as political organization and its replacement by लोक सेवा संघ। अब देखिए पहली चीज तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ कहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड द वाइंडिंग अप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस। UPSC CSC 1996 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आंसर है आपका महात्मा गांधी। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपका MK गांधी है। एक्चुअली हुआ क्या था, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भाई जब इंडिपेंडेंस मिल गई है तो INC को डिसॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि INC के बनाने का पर्पस यही था कि हमें देश को आज़ाद करना है, हमें देश को इंडिपेंडेंट करना है। और जब ये काम हो गया है तो फिर INC की ज़रूरत क्या है, तो इसलिए महात्मा गांधी जी ने INC को डिसॉल्व करने के लिए कहा था। एंड इस तरीके से MK गांधी का ये ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, तो ये भी आपका PYQ की नॉलेज से किया जा सकता था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नोशन ऑफ किनशिप प्रोजेक्टेड बाय द कुशाना रूलर्स इज बेस्ट एविडेंस्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। सेम थीम्स NCERT पेज 36 चैप्टर नंबर 2। क्या कह रहा है यहाँ पर, डिवाइन किंग। आप पूरा मैं पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं, सीधे स्टेटमेंट पर आते हैं। द नोशंस ऑफ किंगशिप दे विश्ड टू प्रोटेक्ट आर परहैप्स बेस्ट एविडेंस्ड इन देयर कॉइन एंड स्कल्पचर। सीधा का सीधा पूछा गया क्वेश्चन आपका NCERT से। अब बताइए कि यार पेपर टफ था, हिस्ट्री टफ थी या नहीं थी। मतलब ठीक है, मैं आपकी बात समझ सकता हूं कि इतना डिटेल में कौन पढ़ता है, बट यार आपको ये बात समझनी होगी कि एग्ज़ाम इतना टफ हो चुका है, कंपटीशन इतना हाई लेवल पर है, दिन ब दिन डिफ़िकल्टी लेवल एग्ज़ाम का बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप
अपने ऑथेंटिक सोर्स यानी कि एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड बुक को बहुत ही डिटेल से पढ़ें, उन्हें ध्यान से रटने की कोशिश करें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वाज कंक्लूडेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। बेसिक सा क्वेश्चन है, जहां आपकी स्पेक्ट्रम बुक में एक गिवन भी है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ट्रीटी ऑफ सेल्बाई इसका आंसर है। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम से, यहाँ कह रहा है कि विच मेंबर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी फाउंड द सेवा समिति एट इलाहाबाद इन 1914। स्पेक्ट्रम सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, ये भी आपका अपेंडाइसिस लास्ट में मैंने आपको कहा कि कुछ पेजेस हैं, इन्हें मतलब फाड़ के अपने कहीं ना कहीं नोट्स में ही चिपका लो यार, कुछ भी कर लो, बट इनको याद कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पूरी जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, कुछ नया बना है, मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, रिलीजियस मूवमेंट है, कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, वो सभी कंक्लूड करके एक टेबल फॉर्म में आपको यहाँ पर दिया हुआ है। खैर काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पर भी मिसिंग हैं, बट कहीं ना कहीं अगर आप इनको भी पढ़कर जाते हैं तो आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेवा समिति, हृदय कांत कुंजरू, आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाता है, सीधे डायरेक्ट विदाउट एनी कंफ्यूजन यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पर हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्ट डिड द कोया एंड कोंडा ट्राइबल चीफ राइज अगेंस्ट द लोकल ओवरलॉर्ड फ्रॉम अ मनसबदार फैमिली। स्पेक्ट्रम से हम इसे समझ सकते हैं, चैप्टर 6 पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल 1857। यहाँ कह रहा है कि कोया रिवॉल्ट, कोया ऑफ द ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक जो कि मॉडर्न आंध्रा में आता है, उसने ज्वाइन किया कोंडा के साथ इन कई बार 1803, 40, 45, 58, 61, 62 में कई बार उनके साथ मिलकर इन्होंने रिबेल किया। दे रोज वंस अगेन। अब भाई यहाँ पर ना कुछ अलग सा हो रहा है, देखिए सब रिबेल की अलग से बात हुई, बट इसकी कुछ अलग से बात हो रही है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। ऐसे जब हम पढ़ते हैं तो ये चीज़ ध्यान देनी होती है। दे रोज वंस अगेन इन 1879-80। ठीक है, किस लिए? देयर कंप्लेंट्स वर ऑपरेशन बाय पुलिस एंड मनी लेंडर्स, न्यू रेगुलेशंस एंड डिनायल ऑफ देयर कस्टमरी राइट ऑफ देयर फॉरेस्ट। तो कहीं ना कहीं वो अगेंस्ट दी ओवरलॉर्ड फ्रॉम मनसबदार फैमिली, उनके अगेंस्ट खड़े हुए। ठीक है, अब देखिए आप देख रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ रिलेट करने की। ये क्वेश्चन इसीलिए डिफिकल्ट है क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं है, तो इसे थोड़ा सा ना रिलेट ही करना पड़ेगा। और क्योंकि ये आंध्रा में देखने को मिला है, जिसे हम रंपा के नाम से भी जानते हैं रीजन को, आंध्र प्रदेश को, इसीलिए इसका आंसर जो है आपका रंपा रिबेलियन होता है, जो कि 1879 से 80 में देखने को मिला था। यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका आंसर ए। अब रंपा रिबेलियन 1922-24 क्यों नहीं हो सकता? आप ये भी कह सकते हैं कि भाई जब रंपा बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, तो ये भी तो हो सकता है। तो ये इसलिए नहीं हो सकता, जब आप यहाँ स्टेटमेंट देखेंगे, रंपा रिबेलियन लेड बाय अलूरी सीतारमन राजू ऑफ द कोयास, ये था किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट ब्रिटिश इंटरफेरेंस, ना कि ओवरलॉर्ड फ्रॉम मनसबदार। ठीक है, उनके अगेंस्ट नहीं था, ये ब्रिटिश इंटरफेरेंस के अगेंस्ट था। तो ये आपका क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट जिसे मैं कह सकता हूँ, बट वही चीज़ एनालिसिस। अब आपने एनालिसिस किया, अब आपने क्या देखा? पहली चीज़, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके जो रिवॉल्ट हो रहे हैं वो किसके अगेंस्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसमें हो क्या रहा है, एक्चुअल में क्या बात हो रही है, ये दो चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। और अब देखिए यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि जैसे रंपा रिवॉल्ट, इसे किसने लीड किया था? बाय अलूरी सीतारमन राजू ऑफ कोयास। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ सकता है। और भी कुछ बन सकते हैं, बट अभी के लिए जो मुझे मेरे सामने दिख रहे हैं मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन आता है हम एनालाइज करते हैं कि वो कहाँ से आया और उस पोर्शन को और डिटेल में तैयार करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ 18th सेंचुरी इंडिया वॉज दस्तक। दस्तक क्या था? तो अब आप नोटिस करेंगे आपके स्पेक्ट्रम बुक में चैप्टर नंबर 5 एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर, यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक वर्ड मेंशन है दस्तक और ट्रेड परमिट। दस्तक जिसे हम कहते हैं ट्रेड परमिट, तो आपका आंसर यहाँ पर होता है ट्रेड परमिट। एक्चुअली हुआ क्या था, हमारे मुगल एम्परर फारूक शियार जी ने ब्रिटिश एम्पायर को दस्तक दिया था, ट्रेड परमिट दिया था कि आप बिना किसी ड्यूटी के अपना जो ट्रेड है वो कर सकते हैं बंगाल में। और इसी वजह से, सिर्फ इसी कारण से कहीं ना कहीं आपका जो बैटल ऑफ पलासी है उसका जो रूट है वो वहाँ पर
निकल कर आता है। और इसीलिए एक जनरल सेंस में हम लोग फारूक शियार को पागल राजा भी कहते हैं, क्योंकि उनकी एक इतनी बड़ी गलती कि ये जो दस्तक उन्हें दिया गया था, जिसका गलत फ़ायदा मिसयूज़ कंपनी ने काफ़ी हद तक किया, और जिसकी वजह से जो टेंशन थी नवाब और इंग्लिश कंपनी में बढ़ने लगी, जो बाद में पलासी का युद्ध बनकर निकल के आई, वो सारी सिचुएशन की जो जड़ थी वो कहीं ना कहीं इस दस्तक और फारूक शियार को माना जाता है। तो ये आपका आंसर इसलिए ट्रेड परमिट हो जाता है। तो ये आपको स्टोरी जो है इसके आसपास की चीज़ें पता होनी चाहिए कि ट्रेड परमिट कहाँ कहाँ रिलेटेड है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द कोर लीडरशिप ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन द फॉर्मेटिव फेज। अब देखिए, वैसे तो हो सकता है कि आप ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आप हिस्ट्री में काउंट नहीं कर रहे होंगे, बट क्योंकि मुझे स्पेक्ट्रम में पढ़ते हुए देखते हुए मिल गया तो मैंने आपको यहाँ पर भी इसे शो किया है। स्पेक्ट्रम में आपके चैप्टर 36 में एक चैप्टर है इवैल्यूएशन ऑफ नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 पायनियरिंग लीडर ऑफ द नैम। तो नैम के उस समय 5 प्रोमिनेंट लीडर थे जिन्होंने मिलकर नैम को क्रिएट करने की कोशिश की, जिसमें आपके फिदल कास्ट्रो नहीं थे। ठीक है, आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसे सब पढ़ सकते हैं। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय वॉज द फर्स्ट टू ऑफिशियली शिफ्ट हिज काउंसिल टू शिमला इन समर सीजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी सेम वही एनालिसिस का खेल है, PYQ का खेल है। देखने में ये क्वेश्चन टफ है, बिल्कुल टफ है। हर बच्चा कह रहा होगा कि यार कितना टफ क्वेश्चन पूछ लिया, कहाँ से पूछ लिया। पर वही मैं हमेशा 2 चीज़ बोलता हूँ, आपने अगर एनालाइज किया है PYQs को, आपने देखा है कि भाई कहाँ से क्या पहले पूछा हुआ है, तो आप नोटिस करेंगे CAPF 2021 में बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाना है। 2021 में एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, द फर्स्ट हिल स्टेशन। आपका थीम 3 है ये, पेज 328, कॉलोनियल सिटीज़। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट यहाँ आप देखेंगे कि द फाउंडिंग एंड सेटलिंग ऑफ हिल स्टेशन वॉज इनिशियली कनेक्टेड विद द नीड ऑफ ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, ब्रिटिश आर्मी की जो नीड थी उसको फुलफिल करने के लिए हिल स्टेशंस को बनाया गया, जैसे कि शिमला, दार्जिलिंग, माउंट आबू। ठीक है, तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ से जब क्वेश्चन बन गया था तो इसके आसपास का जो पैराग्राफ्स हैं, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, वो हमें पढ़ने ज़रूरी थे, जो आप देख रहे हैं मैंने हाईलाइट करके रखे भी हुए हैं। तो यहाँ पर एक ये सैनिटोरियम, इस पर भी क्वेश्चन हो सकता है फ्यूचर में बनेगा, बट हम अपने पॉइंट्स पर आते हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। इन 1864 द वाइसरॉय जॉन लॉरेंस ऑफिशियली नेम्ड हिज काउंसिल टू शिमला, setting seal to the practice of shifting capital during the hot season। तो डायरेक्ट आप यहाँ देख रहे हैं, वाइसरॉय जॉन लॉरेंस ऑफिशियली मूव्ड हिज काउंसिल टू शिमला। सीधे आपका आंसर है ए, जॉन लॉरेंस। डायरेक्ट आपका हूबहू NCERT से उठाया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने देख लिया थीम की जो बुक्स हैं वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड में हम कंक्लूड करेंगे कि आपको आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, क्या प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ मेज विद्यापीठ द फेमस पोएम अबाउट द लाइफ ऑफ वर्किंग क्लास ऑफ बॉम्बे। अब देखिए ये तो बहुत ही डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि जिस तरीके से पूछा है, क्लास 10th 144 पेज पर मुझे सोर्स देखने को मिला है। यहाँ पर एक पोएम है और नीचे यहाँ पर मेंशन है मेज विद्यापीठ बाय नारायण सुर्वे। तो इसका आंसर आपका ए है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना कभी घबराना नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि बच्चों में अब एक डर पैदा हो गया है कि यार हिस्ट्री यहाँ से आ गया, वहाँ से आ गया, पता नहीं क्या क्या पूछ लिया है। मैंने आपको क्लियरली दिखाया, अभी तक सिर्फ थीम्स और स्पेक्ट्रम, ये 2 जगह से कहीं से हिस्ट्री ऐसा कुछ नए एक्स्ट्रा किताबों से नहीं पूछा गया है। वो 2 बुक्स आपने अच्छे से पढ़ रखी है, बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसे अजीब से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे हिस्ट्री में 3, 4, 5 जो आप अटेम्प्ट करना तो दूर आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। तो उनके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि एक बात समझिए, सिलेक्शन लेने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आपको हर एक क्वेश्चन आता हो। सिलेक्शन लेने के लिए बस इतना ज़रूरी है कि भाई आपकी कट ऑफ निकालने लायक आपके मार्क्स बन जाए, आपके उतने स्कोर बन जाए, आपका काम बन गया बस। तो इसीलिए कहीं क्वेश्चन में अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है और ऐसी सोर्स से देखने को मिला है, तो ज़रूरत नहीं है उसके पीछे भागने की। बट हाँ, अगर आप थीम से इतने सारे जो क्वेश्चन आए हैं, स्पेक्ट्रम से इतने सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या स्ट्रेटजी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द हिंदू धर्म सभा इन द 19th सेंचुरी। हिंदू धर्म सभा किसने फाउंड करी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके स्पेक्ट्रम के चैप्टर 9 से, सोशल कल्चर रिफॉर्म मूवमेंट। तो यहाँ पर कई सारे जो रिफॉर्म किए गए थे उसमें से एक हमारा धर्म सभा जिसे राधाकांत देव ने फाउंड किया था। ठीक है, इसका आंसर ए है। और वही मैं हमेशा कहता हूँ PYQ का एनालिसिस आप देखेंगे सेम CAPF 2021 में हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द धर्म सभा पूछा गया था, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर राधाकांत देव। तो या तो NCERT या फिर PYQ, दोनों को तैयार करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कानागनहली आर्कोलॉजिकल साइट। अब देखिए ये क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट साइट पर आता है, मुझे इसका सोर्स तो कहीं देखने को मिला ही नहीं। और मैं वही बात जो अभी आपको पहले समझाई कि हर क्वेश्चन करना ये ज़रूरी नहीं, आपके कई क्वेश्चन ऐसे होंगे और ख़ासकर हिस्ट्री में कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको कहीं से देखने को मिलेंगे ही नहीं। तो मुझे भी इसका सोर्स नहीं मिला है। अगर आपको किसी को इसका सोर्स पता हो, कुछ अच्छा सोर्स पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। खैर इसका आंसर आपका है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ये भी क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन कुछ 2-4 हैं वो कुछ ऐसे ही हैं जिनके सोर्सेज मुझे नहीं पता चले हैं। द टाइटल ऑफ राया गज केशरी एंड दया गज केशरी वर एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, इसका आंसर है काकतीय। बट आपकी ये जिम्मेदारी है कि अब आप इसको गूगल करके थोड़ा सा ना इसके बारे में अपने नोट्स में ऐड करेंगे। ओके नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रेस्पेक्ट ऑफ बलूटेदार्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट। देखिए खैर इसका भी जो रिसोर्स है वो मुझे नहीं मिला था, बट फिर भी कैसे ना करके मैंने इसको ऐड किया है। NIOS की ये जो बुक है वहाँ पर बलूटेदार्स के बारे में आपको मेंशन किया है कि दिस सिस्टम वॉज मोर ऑर्गेनाइज्ड इन डेक्कन एंड महाराष्ट्र। तो इसमें जो स्टेटमेंट 3 है वो सही है कि दे एग्जिस्टेड इन मेडिवल डेक्कन एंड महाराष्ट्र। द विलेज आर्टिसंस एंड सर्वेंट्स इन दिस रीजन वर कॉल्ड बलूटेदार्स, जो कि आपका 1 स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से आपको जो ए स्टेटमेंट है 1 और 2, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है, तो 1 और 2 आपका ये सही हो जाता है और आंसर आपका ए होता है। अब देखिए मैं आपको क्या कह रहा था, मैं चाहता तो आपको जो पीछे 2 क्वेश्चन हैं उनका भी रिसोर्स कहीं ना कहीं से खींच तान कर मैं लेकर आपको दे देता, बट मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपको कहीं से भी उठाकर कुछ भी उठाकर रिसोर्स पकड़ा दूं। मेरा पर्पस बस ये है कि मिनिमम रिसोर्स हो, ऐसा रिसोर्स हो जिसे हम फॉलो कर सकें, जिस पर हम भरोसा कर सकें, सिर्फ आज नहीं कल भी। तो ऐसे सोर्स मैं आपको प्रोवाइड कराना चाहता हूं। अब जैसे कि ये सोर्स है NIOS आपकी, यहाँ से जो क्वेश्चन आया हुआ है, अब ऐसा मत करिएगा कि अब आप इस बुक को पढ़ना लग जाएं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्हें कहीं अलग अलग बुक्स में खोजने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि अगर 1-2 क्वेश्चन आपका कोई डिफरेंट रिसोर्स से आ रहा है तो प्लीज़ उसे फॉलो ना करें, उन रिसोर्सेज को फॉलो करें जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं और हमसे मिस्टेक हो जा रही है। ठीक है, तो इसका वैसे तो सोर्स ये है। और उसी तरीके से आपका ये जो ददनी सिस्टम है ये भी आपका कहीं ना कहीं यहीं से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ददनी सिस्टम। इसका जो आंसर है आपका टेक्सटाइल प्रोडक्शन है। ठीक है, बट फिर भी वही कहूँगा कि मैं 1-2 क्वेश्चन मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप अब इसे फॉलो करने लगेंगे, ये एकदम बेवकूफ़ी होगी। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा 98, यहाँ पर कह रहा है कि नेम द लोकेशन ऑफ म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन कंटेनिंग ग्रुप ऑफ म्यूजिकल नोट्स अरेंज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज प्यूपिल्स बाय किंग इन द 7th of 8th century CE। आंसर है इसका डी। इसका रिसोर्स भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं कहीं देखने को मिला है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो इस क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए था। आगे अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी कंप्लीट हो चुके हैं। हिस्ट्री में हमें 23 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और 23 क्वेश्चंस में सिर्फ 5 क्वेश्चन हैं जिनके रिसोर्सेज मुझे नहीं पता चले, और मैं कहूँगा कि ऐसे क्वेश्चंस को हमें स्किप करना चाहिए। बट जिनके रिसोर्सेज हैं थोड़े से अटपटे भी हैं, थोड़े से काफ़ी बेहतर रिसोर्सेज भी आपको देखने को मिले होंगे जो आपको पता होने चाहिए थे, उन पर काम कीजिएगा अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। और फाइनली अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पर देखेंगे सिर्फ 2 सोर्स, पहला आपका स्पेक्ट्रम, दूसरा आपका थीम्स। यार ये 2 सोर्स है, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन आपके स्पेक्ट्रम से आए हैं और 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपके थीम से आए। 14 क्वेश्चन आपके जो 22 से 21 क्वेश्चन जो आए हैं, 14 क्वेश्चन आप यहाँ से कर ले जा रहे हैं। और कहा जाता है कि हिस्ट्री में अगर आप मोर देन 50%
क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, तो मान के चलिए कि भाई आपका हिस्ट्री बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि हिस्ट्री सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा है। ये आपको समझना होगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितने अटेम्प्ट करने पर उसे आप कहेंगे कि वो तैयार हो गया है। हिस्ट्री में कभी ये गलती मत कीजिएगा कि ये सोचकर चलें कि नहीं नहीं मुझे तो पूरे में से पूरे लाने हैं, ठीक है। तो हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है यार, पीएचडी नहीं करनी है। हमें बस ये कोशिश नहीं करनी है कि मुझे से पूरे आने चाहिए, मेरा एकदम पीएससी तो तभी सिलेक्ट करेगी। अरे यूपीएससी के रिजल्ट को उठा के देखिए भाई, 60 से 70% स्कोर करने पर भी आप टॉपर कहलाते हैं। तो बस इस माइंडसेट से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए और मल्टीपल रिवीजन कीजिए, ये आपका मंत्र होना चाहिए। ठीक है, तो हमारी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और प्लीज़ आपको वीडियो कैसी लगी यार थोड़ा सा सपोर्ट करो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर ये काम नहीं बढ़ेगा, अगर हमें आपको या किसी को भी जो कोई काम नया कर रहा है उसे अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं मन नहीं करता फिर आगे काम करने का। अब ये इतना सब एनालिसिस प्रिपेयर किया है आपके लिए, और आप अगर इसे सपोर्ट ना दें, अगर आपको ये कहीं ना कहीं अच्छा ना लगे, अगर कोई कमी है तो आप मुझे बताइए, मैं उस पर काम करूँगा। बट अगर आपको लग रहा है कि ये यूज़फुल है तो प्लीज़ इसे सपोर्ट करें अपने सब्सक्राइब से, अपने लाइक से, अपने शेयर से। और आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं तभी नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर आऊँगा उस बेसिस पर। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें और मेहनत करते रहें। अचीव CAPF CDS आपके लिए हमेशा आपके सपोर्ट में तैयार खड़ा हुआ है। अपना ध्यान रखें। थैंक यू एंड जय हिंद।